हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो चैप्टर 3 पर हम लोग पहुंच गए हैं और आज जो डिस्कस करेंगे वो इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक करंट डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट को जानने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को जानने के लिए आपको चार्ज का जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चार्ज को मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, आप नीचे लिंक में फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा आप पीडीएफ नोट्स भी वहाँ से नीचे लिंक पे मिल जाएगा, पीडीएफ नोट्स भी वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बट आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक करंट जो है इसका पूरा फिनोमेना डिपेंड करता है चार्ज पर। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं एक कोई वायर ले लेता हूं, क्या काम करूं, मैं एक वायर कुछ ऐसे ले लेता हूं और इसमें मैं कहता हूं क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है। कितना अमाउंट, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है, कितने टाइम में, टी टाइम में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने कहा कि क्यू अमाउंट चार्ज फ्लो कर रहा है अगर टी टाइम में, तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। तो इलेक्ट्रिक करंट कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो इन यूनिट टाइम। ठीक है, तो अगर एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखना चाहें तो I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन T लिख सकते हैं। सो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। I क्या डिनोट कर रहा है, करंट को डिनोट कर रहा है। तो इससे यह पता चलता है कि जितना ज्यादा चार्ज होगा, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। तो सबसे पहली चीज तो हम लोगों को एक चीज समझ में आ गया कि भाई जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। दूसरी बात कि अगर यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने में टाइम कम लगता है, यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने में टाइम कम लगता है, तो टाइम कम होने का मतलब क्या हो गया, I ज्यादा हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि ये वायर पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं कि कैसे ये किस चीज पर वैरी करेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट को अगर डिफाइन करना है तो आप कह सकते हैं अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो इन यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब इसके यूनिट की बात करते हैं, इसकी यूनिट की बात करते हैं। तो देखो Q का यूनिट क्या होता है, कूलॉम, T का यूनिट क्या होता है, टाइम यानी कि सेकेंड। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यूनिट कूलॉम पर सेकेंड, और इसको हम लोग बोलते हैं 1 एम्पियर। क्या कहते हैं, 1 एम्पियर। तो अब बात कर लेते हैं कि 1 एम्पियर की वैल्यू कितनी होती है, यानी कि यूनिट क्या हो गया, एम्पियर हो गया। सो 1 एम्पियर की वैल्यू कितनी होगी। अब 1 एम्पियर की अगर वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है तो हमने कहा फॉर, क्वेश्चन लिख देता हूं एक छोटा सा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 1 एम्पियर। ठीक है, तो 1 एम्पियर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हमारे पास सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि I बराबर 1 एम्पियर है। I बराबर कितना है, 1 एम्पियर है। ठीक है, तो देखो 1 एम्पियर डिनोट करने के लिए टाइम कितना हो जाना चाहिए, जो अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, मैंने कहा कि अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम। तो जैसे कहीं पर यूनिट टाइम की बात हो जाए, इसका मतलब क्या हो गया, T इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, तो T बराबर कितना हो गया, 1 सेकेंड हो गया। ओके, अब यहां पर डिस्कस करते हैं हम लोग कि भाई Q की वैल्यू कितनी होती है। तो हमने बताया है पहले ही चार्ज में कि Q बराबर कितना होता है, प्लस माइनस NE होता है। ओके, वेयर E इज इलेक्ट्रॉन और E की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 द पावर माइनस 19 कूलॉम। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई E की। सो वी नो दैट
know that E is equal to 1.6 into 10 the power minus 19 कूलॉम एंड Q is equal to कितना हो जाएगा, NE हो जाएगा. Therefore from this equation we can say क्या था, I बराबर Q अपॉन T. I की वैल्यू कितनी है, 1 है. ठीक है, Q की वैल्यू कितनी है, NE है, डिवाइडेड बाई T की वैल्यू कितनी है, 1 है. Therefore N बराबर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन E हो जाएगा. ओके, तो यहां पर क्या कह सकते हैं हम लोग, 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 द पावर माइनस 19 हो जाएगा. सो द वैल्यू ऑफ n बराबर कितना हो जाएगा, देखो ये इसको मैं ऊपर लेकर चला जाता हूं, 1 अपॉन 1.6 ऊपर गया तो 10 द पावर माइनस 19 से क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा. ठीक है, नीचे माइनस था, ऊपर गया प्लस हो गया. अब देखो यहां पर डिस्कस कर लेते हैं कि मैंने कहा ये 1.6 है, पॉइंट हटाया ये 10 आ जाएगा. ठीक है, अब देखो यहां पर 10 अपॉन 16 है, तो मैं क्या काम करता हूं कि इसको कट किया, 10 द पावर 18 लिया, यानी यहां से एक 10 यहां पर कॉमन ले लिया, इसको डिवाइड कर देते हैं. 16 6 96, कितना बचा, 4 बचा, यानी 6 2 32, 8 बचा, 6 5 80. सो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6.25 इंटू 10 द पावर 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, सॉरी 18 हो जाएगा. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपको 1 एम्पियर करंट प्रोड्यूस करना है, अगर आपको 1 एम्पियर करंट प्रोड्यूस करना है 1 सेकंड में, तो हमारे लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी, 6.25 इंटू 10 द पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत हो जाएगी. ठीक है, तो हम यहां पर अब क्या कह सकते हैं, 1 एम्पियर बराबर 1 एम्पियर बराबर कितना हो जाएगा, 6.25 इंटू 10 द पावर 18 क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, कहां पर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट टाइम, यानी कि पर सेकेंड. ठीक है, तो 6.25 इंटू 10 द पावर 18 इलेक्ट्रॉन अगर से 1 सेकंड में फ्लो करते हैं तो आपको कितना मिल जाएगा, 1 एम्पियर करंट मिल जाएगा. बट आप सोच रहे होंगे कि क्या वाकई में इसमें 6.25 18 इंटू 10 द पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड में अगर फ्लो करे तो क्या आपको 1 एम्पियर करंट फ्लो मिल जाए, 1 एम्पियर करंट मिल जाएगा. एक्चुअली ऐसा नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, अब इसको समझते हैं कि भाई ये एक्चुअल वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू आपको नहीं मिलने वाली है. तो वैल्यू कितनी मिलेगी, कम मिल सकती है या ज्यादा मिल सकती है. ठीक है, अब ज्यादा तो कभी भी मिल ही नहीं सकती है. क्यों, क्योंकि यहां पर हमने डिफाइन कर लिया द मैक्सिमम कैपेबिलिटी है, ये 1 सेकेंड के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने फ्लो कर सकते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि इससे कम ही हो सकता है, ज्यादा की पॉसिबिलिटी नहीं है. तो या तो इसके बराबर हो जाएगा या तो इससे कम होगा. अब फॉर एन एग्जांपल आप कोई एक पतला सा पत्थर लीजिए. ठीक है, उस पत्थर को क्या काम करिए, नदी में एक बार फेंकिए तो क्या हो जाएगा, मान लो ऐसे रिवर है. ठीक है, तो आपने जब पत्थर फेंका तो यहां पर आकर गिरा, फिर ऐसे ऐसे फिसलते फिसलते हो सकता है बहुत दूर तक चला जाए. ठीक है, तो क्या हुआ, जब उसके सरफेस पर गया तो फिसलता हुआ बहुत दूर तक चला गया, यानी मैक्सिमम डिस्टेंस तक कवर्ड कर लिया. फॉर एन एग्जांपल मान लिया कि 100 मीटर उसने कवर कर लिया. ठीक है, दूसरी बार वही सेम पत्थर क्या काम किया आपने, अर्थ के सरफेस पर फेंका. तो जब अर्थ सरफेस पर फेंका तो पता चला फिसलते हुए गया लेकिन यहीं पे आके रुक गया. ठीक है, तो अर्थ सरफेस पे क्या हो गया, मान लिया 50 मीटर पे रुक गया. तो क्या हुआ, इससे हमको एक चीज ये पता चला कि जो भी स्टोन था, स्टोन की प्रॉपर्टी तो सेम थी, चेंज नहीं किया, लेकिन जिस सरफेस पर हम लोग फेंक रहे हैं उस सरफेस पर वो क्या हो गया, डिपेंड हो गया, यानी कि वैल्यू कम या ज्यादा हो जाएगी. ठीक है, तो जब वैल्यू कम या ज्यादा हो जाएगी तो किस पर, मैक्सिमम एक हो सकती है, उसके बाद उससे कम होती चली जाएगी. ठीक है, तो हमने कहा 100 मीटर हुआ, 50 मीटर हो गया. उसके बाद आप क्या काम करें कि आप सोचें कि पानी के अंदर ऐसे फेंकें. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कम जाएगा. या कोई और बहुत सॉलिड चीज ले लीजिए तो और कम डिस्टेंस तक जाएगा. एयर में क्या हो जाएगा, इन दोनों से ज्यादा हो जाएगा. तो एयर में ले लेते हैं 75 मीटर.
ठीक है, एयर में। तो क्या पता चल रहा है हमको कि स्टोन तो सेम है, लेकिन अलग अलग जगह जब हम उसको थ्रो कर रहे हैं तो डिस्टेंस अलग अलग मिल रहा है। इसी तरीके से कि ये करंट जो है ये जिस भी वायर में आप फ्लो करा रहे हैं उस वायर की प्रॉपर्टी पर डिपेंडेंट होगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर वायर में जो है गुड कंडक्टर है यानी कि तो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा फ्लो करेगा, ठीक है। 1 एम्पियर तब भी नहीं फ्लो करेगा बट उसके आसपास फ्लो करेगा। लेकिन वहीं पर अगर ये बैड कंडक्टर हो गया तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अगर वहीं पर ये इंसुलेटर हो गया तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ही नहीं करेगा, भले ही आप ये इतना ज्यादा चार्ज दे रहे होंगे तब भी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिक करंट इस जो वायर है उसकी प्रॉपर्टी पर डिपेंडेंट है। अब वायर की प्रॉपर्टी जो है उसके बारे में हम लोग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक। बट इतना आप समझ गए होंगे कि 1 एम्पियर करंट तो नहीं फ्लो करेगा, उससे कम ही फ्लो करेगा। अब फर्दर एक चीज की और बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगी या वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हमारे लिए क्या है, इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट जो है स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। बट आप सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक करंट थोड़ी देर पहले ही मैंने यहां पर डिनोट किया लेकिन इसमें एरो लगा दिया। अब जब आप एरो लगाते हैं इसका क्या मतलब हो गया, कभी भी एरो लगाने का मतलब ही मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि जब आप एरो लगा रहे हैं इसका मतलब डायरेक्शन को डिनोट कर रहे हैं। तो जब आप डायरेक्शन को डिनोट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाना चाहिए, वेक्टर क्वांटिटी हो जाना चाहिए। बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। लेकिन कई बार आप देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट को जो डिनोट किया जाता है, अभी आगे बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे तो हम लोग लिखेंगे I1 है, माइनस I2 है, I3 है। तो अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंडेंट होना चाहिए, यानी हम सिर्फ I1 लें, I2 लें और क्या लें, I3 लें। निगेटिव से क्या मतलब है, ठीक है। तो इसलिए होता है जो स्केलर क्वांटिटी जरूर हो गया। बट मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक करंट यहां से 4 एम्पियर फ्लो कर रहा है और इलेक्ट्रिक करंट यहां से 3 एम्पियर फ्लो कर रहा है। अब इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन डिनोट कर देते हैं। तो मैंने कहा ये इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन हो गया, ये हो गया I1, ये हो गया I2, ठीक है। इस जंक्शन पर आकर इलेक्ट्रिक करंट मिल गए और यहां से एक ही फॉर्म में फ्लो करने लगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, I बराबर I1 प्लस I2, यानी यहां पर इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा 7 एम्पियर फ्लो करेगा, ठीक है। या एक काम करूं, मैं एक वायर लिया, मैंने इलेक्ट्रिक करंट कहा 4 एम्पियर है, ठीक है। अब इसको ऐसे बेंड कर दिया, लेकिन अभी भी इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया, इधर जा रहा था अब इधर जा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट क्या है, 4 एम्पियर है, ठीक है। तो यहां पर एक चीज हमको पता चलती है इलेक्ट्रिक करंट में कि इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट फॉलो द वेक्टर लॉ, ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर जो होता था हम लोगों ने पढ़ा था, R बराबर कितना होता था, R स्क्वायर बराबर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2 R1 R2 कॉस थीटा। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर हम लोगों ने पढ़ा था, ये इलेक्ट्रिक करंट उस रिजल्टेंट वेक्टर को फॉलो नहीं करता है, यानी लॉ ऑफ वेक्टर को ये फॉलो नहीं करता है। हाँ, ये एडिशन में जरूर होता है। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी पॉजिटिव या निगेटिव जो होगा ये किस पर डिपेंड करेगा, I बराबर Q अपॉन T, वेयर Q कैन बी प्लस माइनस NE, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव या निगेटिव होगा उसी पर खाली खाली ये डिपेंडेंट होगा, बाकी और किसी फैक्टर पर डिपेंडेंट नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि इसके बीच में कुछ एंगल हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग इसको I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस 2 I1 I2 कॉस थीटा लिख दें, यानी इनके बीच में एंगल हो जाए तो रिजल्टेंट नहीं।
जितना अमाउंट होगा आपके लिए वो एडिशन में आ जाएगा। तो यहां पर क्या पता चला, उनके बीच के एंगल पर वो डिपेंडेंट नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड पर डिपेंडेंट है, और मैग्नीट्यूड क्या हो जा रहा है, ऐड हो जा रहा है। ड्यू टू दैट यू कैन से इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, एडिशन को फॉलो कर रहा है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, बट इट डज नॉट फॉलो द वेक्टर लॉ। ड्यू टू दैट इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो इतना लिखना है तो लिख लीजिए, मैं मिटा रहा हूं इधर से। ओके, तो फर्दर अब हम लोग बात करते हैं करंट डेंसिटी पर, यानी कि करंट डेंसिटी क्या होता है, वो स्केलर क्वांटिटी होगी या वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट टर्म के बारे में, करंट डेंसिटी। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज करंट डेंसिटी। ठीक है, तो देखो करंट डेंसिटी क्या होगा, मान लो एक कोई कंडक्टर है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने कहा एक कोई कंडक्टर मान लिया, क्या मान लिया, एक कोई कंडक्टर मान लिया। हमने कहा इसमें आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, यानी कि जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है, Q/T है। तो मैंने कहा एक कंडक्टर है जिसमें आई एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन उसके अलावा मैंने कहा जो कंडक्टर है उसका कुछ एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो हमने कहा इसका एरिया कितना है, ए एरिया है। अब ये जो करंट है, मैंने भले ही इन दोनों को पोटेंशियल से जोड़ा हो, लेकिन करंट क्या करेगा, ऐसा नहीं है कि यहां सिर्फ फ्लो करेगा, करंट यहां पूरे में फ्लो करेगा। ठीक है, तो करंट पूरे में फ्लो करने का मतलब जब फ्लो करते हुए जाएगा तो ऐसे जाएगा। ठीक है, यानी करंट क्या हो जाएगा, यहां से फ्लो करेगा तो इस पूरे एरिया में होगा, अगर यहां आया तो इतने पूरे एरिया में होगा, यहां आया तो इस पूरे एरिया में होगा। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया, देखो एरिया और क्रॉस सेक्शनल एरिया दो अलग अलग चीजें होती हैं। एरिया का मतलब ये पूरा इसका एरिया हो जाएगा, जैसे कोई भी चीज है तो एरिया का मतलब, जैसे एक ये बोर्ड है मेरे लिए, तो ये बोर्ड क्या हो गया, मेरे लिए पूरा एक एरिया हो गया। बट क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया किसी एक पॉइंट पर मानेंगे, तो मान लिया ये पॉइंट हो गया, तो ये पॉइंट जब हो जाएगा तो ये जो छोटा सा एरिया मैंने अभी डिनोट किया, ये क्या कहलाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया कहलाएगा। तो एरिया और क्रॉस सेक्शनल एरिया दो अलग अलग चीजें हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब किसी पॉइंट पर, तो जैसे ये कंडक्टर था किसी एक पॉइंट पर, इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा। ओके, तो देयर आर टू एरिया व्हिच यू कैन डिफाइन। द फर्स्ट वन इज area which is defined length into breadth, but the cross sectional area defined at a single point। ठीक है, तो किसी सिंगल पॉइंट पर जो एरिया होगा वो क्या कहलाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया कहलाएगा। तो करंट डेंसिटी देखो मैंने क्या किया, इसमें आई करंट दिया, लेकिन जो करंट फ्लो कर रहा है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया में फ्लो कर रहा है, मतलब पूरा फ्लो कर रहा है, यहां आएगा ऐसे 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 फ्लो करता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो करंट डेंसिटी को सबसे पहले J से डिनोट करते हैं, और मैंने कहा कि जो करंट डेंसिटी होगी, जब किसी कंडक्टर में हम लोग करंट फ्लो करेंगे तो वो क्या करेगा, करंट उस क्रॉस सेक्शनल एरिया में फ्लो करेगा। ठीक है, तो करंट डेंसिटी कैन बी डिफाइन एज द करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, करंट डेंसिटी कहलाएगा। ओके, अब यहां पर देखो क्या हो सकता है, वायर की तरह ये नहीं है कि ऐसे बेंड हो जाएगा या कुछ आप कर लीजिए। ठीक, तो यहां पर करंट डेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज द करंट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब एक टर्म जो यूज कर रहा हूं मैं बार बार, क्रॉस सेक्शनल एरिया, इससे आप ये समझ जाइए कि करंट डेंसिटी जो होगी, करंट डेंसिटी जो होगी वो किसी पॉइंट पर डिफाइन होगी, विल बी डिफाइन एट एनी पॉइंट। ये नहीं कि करंट डेंसिटी होल कंडक्टर के लिए डिफाइन हो रहा है। ठीक है, होल कंडक्टर के लिए डिफाइन करने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो करंट डेंसिटी जो होगी वो क्या डिफाइन कर रही है,
करंट जो फ्लो कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो हो गया उस पर डिपेंड होगा। सो करंट डेंसिटी जो है, जो करंट फ्लो कर रही है क्रॉस सेक्शनल एरिया में, उस पर डिपेंडेंट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि जो करंट डेंसिटी है वो स्केलर क्वांटिटी होगी या वेक्टर क्वांटिटी होगी। यहां पर आपने कहा करंट जो है स्केलर क्वांटिटी है, बट करंट और करंट डेंसिटी में फर्क हो गया। करंट क्या था कि आपके लिए किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, लेकिन करंट डेंसिटी जो हो गया वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। देखो इस पूरे एरिया में क्या हो गया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो यूनिफॉर्मली जब डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो क्या हो जाएगा, उसके डायरेक्शन पर डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो करंट डेंसिटी जो है, करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो करंट डेंसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और करंट डेंसिटी का जो यूनिट हो जाएगा, जो यूनिट है वो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो जितना ज्यादा आप एरिया लेंगे, यानी कि कंडक्टर जितना ज्यादा ब्रॉड होता चला जाएगा, करंट डेंसिटी उतनी ही कम होती हुई चली जाएगी। ठीक है, तो करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी, उतनी ही कम हो जाएगी। हालांकि वहीं पर इलेक्ट्रिक करंट उतना ही ज्यादा हो जाएगा। तो ये सारे फैक्टर्स जब ओम्स लॉ पढ़ेंगे तब वहां पर डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल इतना आज के लिए इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और करंट के लिए है। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने पढ़ा, बट कुछ चीजें और मैं बता देता हूं कि जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो कैसे वैरी करेगा। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है बेटा वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो कुछ पॉइंट्स लिख देता हूं। इलेक्ट्रिक करंट विल ऑलवेज फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ निगेटिव इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर यहां पर क्या हो जाए, इस तरफ -Ne इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पहली चीज। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रिक करंट विल ऑलवेज फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। बट एक टर्म और यहां पर अभी आ जाएगा, क्यों, क्योंकि मैंने कहा Q बराबर कितना होता है, Q बराबर +-Ne होता है। सो हियर आई एम टॉकिंग अबाउट -Ne इलेक्ट्रॉन, तो +Ne इलेक्ट्रॉन बच गया। ठीक है, तो आपने अगर ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो हमेशा किसके अपोजिट होता है, डायरेक्शन या फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता है, तो ऐसा नहीं है। क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट विल ऑलवेज फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करता हूं, यहां पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट विल ऑलवेज फ्लो इन the direction of पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर क्या पता चला, अगर मैं यही चीज नेगेटिव इलेक्ट्रॉन हटाकर क्या कर दूं, +Ne कर दूं। ठीक है, यानी कि मैं पॉजिट्रॉन का केस ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ द करंट विल बी सेम। तो दो रिजल्ट मैं आपको भी बताया हूं, बाकी सारी चीजें बाद में डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ वगैरह के बारे में, मोबिलिटी के फॉर्म में। तो ये दो पॉइंट्स थे आज के लिए। ठीक है, अब बाकी जो भी और चीजें हैं वो नेक्स्ट उसमें डिस्कस करते हैं कि भाई मोबिलिटी क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन या डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे मेटल में फ्लो करता है। ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।